नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। खास कार्यक्रम जनता जाने में आज चर्चा करेंगे क्लर्क एसोसिएशन की हड़ताल को लेकर। पिछले 16 दिन से प्रदेश में क्लर्क हड़ताल पर है, जिससे जिला सचिवालय, तहसील और सरल केंद्र जैसे जो कार्यालय हैं वो जनता के कोई काम वहां पर नहीं हो पा रहे। लाइसेंस, प्रमाण पत्र, हाउस टैक्स जमा करने जैसे काम रुके हुए हैं। आलम यह है कि लोग अपने कामों के लिए सरकारी कार्यालय पहुंचते तो हैं, लेकिन हड़ताल के चलते बिना काम करवाए वापस लौटना पड़ता है। काम कब होगा इसका भी कोई उनको आश्वासन नहीं मिल रहा। 5 जुलाई से जारी सरकारी बाबुओं की हड़ताल से सरकारी कार्यालय सुनसान पड़े हैं। जो क्लर्कों का एसोसिएशन है वो ग्रेड पे 19,900 से बढ़ाकर 35,400 करने की मांग कर रहा। उनका कहना है कि जितनी सैलरी मिलती है उसमें उनका घर चलाना, बच्चों की परवरिश करना ये मुश्किल है। इस बीच अब सरकार क्लर्क एसोसिएशन से बातचीत के लिए तैयार तो हो गई। बातचीत के लिए क्लर्क एसोसिएशन को कल 12 बजे का वक्त दिया गया है। इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फाइनेंस विभाग के अधिकारी और मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव शामिल हैं। ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं चंडीगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, यमुनानगर, करनाल, भिवानी और फतेहाबाद की, जहां पर इस वक्त हड़ताल जारी है। क्लर्क एसोसिएशन से जुड़े तमाम जो क्लर्क हैं, जो कर्मचारी हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और लंबे समय से इनका ये अनशन या हड़ताल या फिर अपनी नाराजगी जाहिर करने का सिलसिला बदस्तूर चल रहा, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है। हालांकि पिछले दिनों उनकी सरकार से जो वार्ता हुई थी उसमें कुछ आश्वासन की बात हुई थी, लेकिन अब अगली तारीख जो मिली है उसमें उस आश्वासन पर क्या फैसला हो पाएगा और कितना सरल होगा वो मांग मानना, जो कि क्लर्क इस वक्त मांग रख रहे हैं, जो कि तार्किक तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत स्वाभाविक नहीं होता है कि हाँ इसको मान लिया जाएगा। लेकिन फिर भी जो लिपिक हैं, जो क्लर्क हैं, उनका कहना है कि इस सैलरी में जो उनको वेतन मिलता है उससे उनका ना तो परिवार चलता है, ना ही बच्चों की शिक्षा दीक्षा चलती है। प्रदेश भर में पिछले लगभग 20 दिनों से क्लर्कों की हड़ताल होने की वजह से कामकाज बुरी तरह से ठप है। आपको बता दें कि अलग अलग बोर्ड और निगमों में आम जनता के जो काम है वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। इस वक्त हम लोग पंचकुला के डीसी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि बड़े बड़े पोस्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। क्लर्कों की हड़ताल होने के कारण सरल केंद्र का काम बंद है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो काम है, आमतौर पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, रिन्यू करवाने के लिए, रजिस्ट्री से संबंधित काम के लिए, इन तमाम कामों को लेकर जो है लोग यहाँ पर आते हैं, पहुंचते हैं, लेकिन वो काम अब यहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि क्लर्क्स की जो हड़ताल है वो इस वक्त चल रही है। और इस पूरे की वजह से एक अनुमान जो बीते दिनों लगाया गया है कि लगभग 200 करोड़ से अधिक का जो राजस्व है उसकी चपत प्रदेश सरकार को क्लर्कों की हड़ताल की वजह से रोजाना लग रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि अंदर आप देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, जबकि अभी ऑफिस टाइम है, ऑफिस टाइम अभी खत्म नहीं हुआ है। और शुरुआती दिनों में तो लोग भी यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे अपना काम करवाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि क्लर्क्स की हड़ताल चल रही है। लेकिन अब जब लोगों को भी धीरे धीरे पता लग रहा है, जब लोग रोजाना रिपीटेडली आ रहे हैं और उन्हें पता लग रहा है कि क्लर्क्स अब भी अपने कामों पर नहीं लौटे हैं और कामकाज जो है वो नहीं हो पा रहा है, लगातार उनके काम जो है वो पेंडिंग चल रहे हैं, तो अब लोगों ने भी यहाँ पर आना बंद कर दिया है और अब सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब क्लर्क्स जो है वो वापस अपने काम पर यहाँ पर लौटे। यहाँ पर देखिए कि ताला जो है वो यहाँ पर जड़ा हुआ है और क्लर्क्स के साथ साथ ही जो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट है, अधीक्षक है, वो भी हड़ताल पर चले गए हैं और अपनी जो बेसिक पे है वो बढ़ाने के साथ साथ ही कई और अन्य मांगे भी जो हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो हड़ताल पर हैं। और हड़ताल पर होने की वजह से चाहे वो नए लाइसेंस बनाने का काम हो, रिन्यू करने का काम हो, वहीं इसी के साथ साथ ही अन्य काम जो है वो लगातार इसकी वजह से प्रभावित हो रहे हैं। विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन सरकार जो है एक दौर की जो बैठक है वो पिछले हफ्ते सरकार के मुख्यमंत्री के जो ओएसडी हैं जवाहर यादव, उनके साथ हुई थी और कल एक बार फिर से ये बैठक जो है वो क्लर्क प्रतिनिधि मंडल के क्लर्क एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल और सरकार के जो अधिकारी हैं उनके साथ ये बैठक होगी और देखना होगा कि क्या कोई निष्कर्ष इस बैठक में निकल पाता है। कैमरा पर्सन जसप्रीत के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, पंच। बहरहाल साक्षी ने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें आप देखिए कि जो तमाम दफ्तर हैं उस पर ताले लगे हुए हैं, क्योंकि लंबे समय से क्लर्क हड़ताल पर है। लेकिन अब इस समस्या का समाधान कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, तारीख और समय तय हो गया, उसमें समाधान निकल पाएगा, ये अभी भी सवाल ही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उसमें आपको तारुफ कराता हूं। जवाहर यादव है हमारे साथ, सीएमओएसडी, बहुत स्वागत है जवाहर जी आपका। बिशन लाल सैनी साहब हैं, कांग्रेस के विधायक, बहुत स्वागत है सैनी साहब आपका। और चित्तरंजन साहू है हमारे साथ, राज्य उप प्रधान CAWS से, बहुत स्वागत है चित्तरंजन जी आपका। सबसे पहले चित्तरंजन जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। लंबा समय बीत गया, अब वक्त मिला है सरकार की तरफ से वार्ता के लिए, लगता है कि समाधान निकल पाएगा। जो मांग है आपकी वो बहुत व्यवहारिक तौर पर पूरी हो सकती है, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं आप?
बिल्कुल सर, हम इसी उम्मीद के साथ कल मीटिंग में जा रहे हैं। हमने जो तथ्य थे वो 14 तारीख को ओएसडी साहब को प्रस्तुत कर दिए थे। उम्मीद है भी कल पॉजिटिव निकले और इस हड़ताल का मतलब जो हड़ताल चल रही है अनिश्चितकालीन, इससे मुखिया अपने कार्यालयों में जाके जो जनता परेशान हो रही है, हम नहीं चाहते कि जनता परेशान हो, हम उनसे माफी मांगते हैं। पर सरकार जब इसका पॉजिटिव हल निकाल देगी, हम तुरंत कार्यालय में जाके जनता की सेवा करने के लिए तत्पर है। जवाहर यादव साहब, पिछले दिनों आपने भी आश्वासन दिया था कि भाई जो मांग है इनकी वो पूरी तरह से तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उस पर विचार हो सकता है, कोई और नया विकल्प निकल सकता है। जब समाधान के लिए वक्त दिया गया है तो विकल्प तो सोच लिया होगा। देखिए, अभी पहले एसोसिएशन का मुझसे मिलना हुआ था, तब हमने पूरा मुद्दा क्या है उस मुद्दे को सुनने के लिए वो मीटिंग की थी और हमारी ठीक वातावरण में बात हो गई थी। उसके बाद जो भी विभाग के लोगों ने, हमारे वित्त विभाग ने, इन्होंने जो भी एक्सरसाइज की है उसको लेकर कल उसके लिए 12 बजे दोबारा से हम मिल रहे हैं। उस समय कलर के जो भी एसोसिएशन है वो और हम सब लोग उसमें रहेंगे, क्योंकि क्लर्क भी हरियाणा के लोग हैं, उनको भी पता है कि इससे वित्त विभाग पर कितना असर पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा, इसके लिए वो भी चिंतित होंगे। परंतु उनका वेतनमान बढ़ना चाहिए, ये मुख्यमंत्री जी चाहते हैं। वो पहले दिन से हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इनका वेतन जरूर बढ़ना चाहिए। उसके लिए हम कलम बैठने वाले हैं और मुझे लगता है कि क्योंकि यहाँ अठधर्मिता नहीं है, ये क्लर्क का अभी तक जो रुक रहा है वो अठधर्मिता का रुक नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे तथ्यों का अध्ययन कर लीजिए, उसमें जिस जिस चीज पर सहमति बनती है, जो चीजें बेहतर हो सकती है क्लर्क के लिए, उनके परिवार के लिए, वो हम करनी चाहिए। और सरकार भी उसके प्रति सकारात्मक है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का पहले दिन से रुख जो है इनके प्रति सकारात्मक है। सैनी साहब, जवाहर यादव साहब ने बताया कि खुद मुख्यमंत्री का और सरकार का रुख सकारात्मक है, लेकिन फिर भी समाधान अब तक नहीं निकल पाया। और विपक्ष का कहना है कि जानबूझकर ये जो हड़ताल है उसको आगे बढ़वाया जा रहा है, हठधर्मिता सरकार की है। भाई सरकार तो सकारात्मक सोच रख रही है, अब वक्त भी तय हो गया, मुझे लगता है कि समाधान निकल सकता है, लेकिन मांग पर शायद कुछ अटक सकता है, ऐसी भी आशंका है। देखिए, मुख्यमंत्री जी जैसा कह रहे हैं वो तो मुख्यमंत्री ही जानते होंगे क्या उनके मन में है। वो इनकी तनख्वाह में पैसा बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं बढ़ाना चाहते, वो तो। सैनी साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं चाहूंगा उसको जल्द से जल्द समस्या को दूर कर लिया जाए, उसके बाद आऊंगा। चित्तरंजन साहू, जवाहर जी ने जो बात कही है, आपको लगता है कि हां अब कम से कम जब मुख्यमंत्री खुद इस मामले का संज्ञान ले चुके हैं और उनकी सोच सकारात्मक है कि आपकी मांग जो है वो जायज है, लेकिन तथ्यों का अध्ययन करना जरूरी है, उस बीच में हड़ताल ही आप लोगों के लिए विकल्प है, ऐसा भी तो हो सकता है जिसके लिए आप खुद अपनी तरफ से माफी भी मांग रहे हैं कि जनता अगर परेशान हो रही है तो उसके लिए माफी, वो जनता कम से कम परेशान ना हो। सर, ये चीज मैं आपको बता दूं, हम जो कलर का शोषण है वो पिछले 50 सालों से हो रहा है, ये आपको भी पता है। अब हमने जो तथ्य सरकार को पेश किए हैं, हमारी जो क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी है, इसके बैनर तले हम पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष पहले भी चलता रहा है, इस सोसाइटी की तरफ से पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हमने हमारा मांग पत्र संवैधानिक तरीके से सरकार के पास भेज दिया, सरकार ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। हमने 18 जून को रोष प्रदर्शन भी कर लिया, उसमें सरकार जो वहां सरकार के प्रतिनिधि थे उन्होंने हमें लिख के दिया कि 4 जुलाई तक आपकी मीटिंग करवा देंगे। हमने वहां पे अनाउंस कर दिया अभी 5 जुलाई को हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे अगर हमारी वार्ता नहीं होती। तो जी स्ट्राइक हमने नहीं की, ये सरकार ने करवाई है स्ट्राइक, ये सरकार की मर्जी से स्ट्राइक हुई। क्योंकि अगर सरकार चाहती हमें 4 जुलाई से पहले बुला लेती, हमारी मांग पे कोई पॉजिटिव निर्णय हो जाता, तो हम स्ट्राइक पे नहीं बैठते, जनता परेशान भी नहीं होती। हमें भी कोई शौक नहीं है जी दरी पे बैठने का, पर मजबूरी है, बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो वही कहानी हमारे साथ हो रही है, हमें मजबूरन स्ट्राइक पे बैठना पड़ा है जी। नहीं तो आप अगर ये भी कह रहे हैं कि सरकार की वजह से ही हमें स्ट्राइक करनी पड़ रही है, तो क्या इस तरह की परिस्थिति बना दी गई आप लोगों के लिए? क्योंकि जवाहर जी को आपने सुना, आप लोगों की पहले भी जब मुलाकात हुई थी तब भी उन्होंने कहा था कि भाई तथ्यों का अध्ययन होगा और जो आपकी मांग है वो मांग जायज है, लेकिन उस पर कहां किस हद तक सहमति बन सकती है उस पर विचार करना होगा, क्योंकि वित्त पर भी उसका सीधा असर पड़ेगा। सर ऐसे है, हमने उस दिन भी अपने ओएसडी साहब महोदय ने हमें ये कहा था भी जो बाढ़ का प्राकृतिक आपदा हुई है तो आप उसको ध्यान में रखते हुए आप काम पे लौट जाइए। हमने इनको पूरा भरोसा दिलवाया था कि जहां भी बाढ़ राहत कार्य में
हमारे क्लेरिकल स्टाफ की कहीं भी जरूरत होगी हम वहां पे उसी टाइम हाजिर हो जाएंगे। एक आदेश दीजिएगा, वही कार्रवाई हमने उस दिन से पहले से ही हम मतलब बाढ़ राहत कार्य में लगे हुए थे। और अब भी हमारे कर्मचारी तुरंत जहाँ पे बाढ़ राहत कार्य में जरूरत है वहां लगे हुए हैं, तो हमें वो कोई दिक्कत नहीं है। पर सरकार ने मजबूर कर दिया हमें। अगर हमारी बात 4 जुलाई से पहले हमसे मीटिंग कर लेते ये चीज इस हमारे मुद्दे पर है, तो हम स्ट्राइक पे नहीं जाते। जो पॉजिटिवनेस उन्होंने इस दिन दिखाई थी 14 जुलाई को, वो अगर पहले दिखा लेते तो हम हमारे निर्णय पर पुनर्विचार करते और सरकार के साथ वार्ता करते, हमारा जो निर्णय हो जाता और हम बिना किसी वजह से स्ट्राइक पे भी ना बैठते और जनता परेशान ना होती, जवाहर जी, ऑफिस में बैठते अपना रूटीन का काम करते। जवाहर जी, 4 की जगह 14 तक इंतजार करना पड़ा, ये मजबूरी है या मजबूर कर दिया गया, ये कहना है चित्तरंजन साहू का। नहीं नहीं, कि हमने कोई भी सरकार हो, वो कभी भी किसी को भी, मैं केवल अपने सरकार की बात नहीं कर रहा, कोई भी सरकार हो वो क्यों चाहेगी कि स्ट्राइक हो या उनको मजबूर किया जाएगा 2 दिन। अब मैं, क्योंकि हम कल एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करना चाहते हैं, इसलिए मैं कड़वी बातों को भूलना चाहता हूँ। 2 दिन तो मेरा स्टाफ इनके प्रदेश अध्यक्ष का फॉलो करता रहा कि आप मिलना चाहते हैं क्या, आप स्ट्राइक पे बैठे क्यों बैठे, हमसे आके मिलो। 2 दिन तो मेरा जो स्टाफ है वो इनके प्रदेश अध्यक्ष को लगातार फोन करता रहा 2 दिन में। अब मैं परंतु यह है कि मैं उन चीजों पे इसलिए नहीं जाना चाहता कि कल हम बैठे तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठे, पुरानी टिप्पणियों को, पुरानी चीजों की चर्चा ना करें, उससे मन खट्टे होंगे, तो उसकी बात ना करते। मैं इतना कहता हूं कि इनकी जो मांगे उचित होगी, जायज होगी, उनको हम पूरा करेंगे। इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि 50 साल से इनका शोषण हो रहा है, तो हम तो 50 साल से नहीं थे। इनके दिए हुए पेपर है, ये डेलीगेशन जो उनका मुझसे मिलके गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जो इन्होंने पत्र दिया था, इसकी ओरिजिनल कॉपी मेरे पास है, बाकी फोटो कॉपी मैंने संबंधित अधिकारियों को भेज दी थी। इसमें यही लिख रहे हैं कि 1957 तक चीजें ठीक थी, 1977, 89, 86, 96, 2006 इनके साथ भेदभाव होता रहा, तो ये कोई भी हमारी सरकारें नहीं थी। इसमें अगर भेदभाव किया तो हमने तो किया नहीं है। उसके बाद इनका पत्र कहता है, ये कहते हैं 7/11/2013 में ये निर्णय हो गया था, तब हुड्डा साहब की सरकार थी, उसके बाद इनके बजट भी आया था, उसमें कोई प्रोविजन नहीं हुआ, ये इनके पत्र में लिखा है। वो मैंने आपको दिया, पहला जो पेज था वो उसमें अलग विषय था, जो मैंने 10-10 साल अनुसार बाद जो वेतन आयोग आता है उसका जिक्र किया। दूसरे पेज पर उन्होंने हुड्डा साहब के समय में 7/11/2013 का जिक्र कर रखा है। उस समय हमारी सरकार नहीं थी। हमने तो जब इनके विषय को समझा और उसके बाद जैसे ही ये मुझे मिले, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि इनसे बातचीत करनी चाहिए, इनको बुला लो, समझ लो विषय क्या है। हमने समझा इनको ही। फिर जब हमारी बात हुई तो ये उस समय मुझे नहीं पता, जो साथी मेरे उस दिन जब मुझसे मिले थे तब थे या नहीं थे, तो मैंने इनको कहा था अगले वीरवार और शुक्रवार 100% हम मीटिंग करेंगे, क्योंकि हमें विभाग को भी कुछ समय देना था कि इससे क्या आर्थिक स्थिति होगी, क्या बोझ आएगा। उनको जब कहा तो उस आधार पे हम कल फिर मीटिंग करने जा रहे हैं। हमारा सकारात्मक रुख है। और मैंने तो अपने साथियों से जो कहा, उनको कहा था इस समय आपदा आ रही है, बाढ़ आई हुई है, तो आप अपना धरना चलाते रहिए, मेरे शब्द ये। मैंने कहा पंचकुला में अपने 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग चलाते रहिएगा, बाकी सब लोग अपने जगह जाकर काम करें और अगले वीक में हम मिलेंगे। तो इन्होंने चाहे अपनी चीजें उसको की नहीं की, हमने अगले वीक में मिलने का वादा किया था। जो वादा किया था जवाहर जी ने अपने विभाग को समय देने के साथ, वो समय भी दिया और तारीख जो उन्होंने तय की थी कि अगले रविवार या फिर शुक्रवार को होंगे, तो वो तारीख भी तय कर दी गई है। अब क्या होगा फैसला है तो हम कल देखेंगे। लेकिन सैनी साहब, अब यहां पर प्रश्न यह है कि कांग्रेस के समय कुछ वादे थे या कुछ बदलाव की बात थी, उसके बाद बीजेपी की अब दूसरी पारी होने के बाद, जो कि अब चुनावी साल में आ गई है सरकार, उस वक्त में अगर ये हड़ताल हो रही है और हड़ताल के दौर में भी ओएसडी सीएम खुद बैठे हुए हैं जवाहर यादव, वो कह रहे हैं कि मैंने पहले भी बात की थी, तथ्यों को समझा है और लगता है कि हाँ जायज चीजें हैं, उसको कुछ हम अच्छा कर सकते हैं, तो उसमें आखिर क्यों लगता है कि नहीं सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है, क्लर्क को परेशान कर रही है, कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रही है? इस आरोप में कहां से आधार आता है? देखिए, ऐसा है कि हम कब कह रहे हैं कि सरकार इनको प्रताड़ित कर रही है या सरकार इनके साथ जुल्म कर रही है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब अगर जवाहर यादव जी कह रहे हैं कि सरकार भी रजामंद है, मुख्यमंत्री मिलना चाहते हैं,
और सारी बातें हैं, तो आप इनको अब क्या कितना क्या बिगड़ गया, अब मिलवा दो, कल मिलवा दो, परसों मिलवा दो, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, कल जो तो मिल ही रहे हैं सैनी साहब। जो सैनी पहले साहब करवाया अब कर दो ना, उसमें तो कोई बात नहीं है। सैनी साहब कल 12 बजे मिल रहे हैं, सरकार और कलर कल 12 बजे बातचीत कर रहे हैं। चलो कल कल 12 बजे अगर आपने इनको बुला रखा है और मिल रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा ही। जी। हम तो यही चाहते हैं कि इनकी समस्या का समाधान हो जाए। हमें कोई बात नहीं है कि हम सारी बातें ही सरकार के खिलाफ ही बोलते हैं। सरकार अच्छा काम करेगी तो उसको अच्छा ही कहेंगे। अगर ये 12 बजे आप लोग इनको मिलवा रहे हो मुख्यमंत्री जी को, तो बड़ी अच्छी बात है, मिलवाओ इनको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सैनी साहब, अगर मान लीजिए आप सरकार में होते, जिसका जिक्र जवाहर जी ने कहा है कि इसका असर सीधा, क्योंकि आप जस्ट डबल की मांग कर रहे हैं और बड़ी संख्या कर्मचारियों की, हो सकता है कि उनकी मांग जायज हो, लेकिन वित्त पर भी उसका असर पड़ेगा, तो यह भी तो चुनौती होगी। अब वहां पर अगर बात अटक जाए तो फिर कम से कम विपक्ष सरकार के साथ खड़ा रहे कि नहीं भाई ये मांग पूरी होनी चाहिए और ये व्यवहारिक है, कर्मचारी भी समझे। चलो देखिए, बात यह है कि सारा वजन तो वित्त के ऊपर ही पड़ता है। कोई भी है, जो भी काम करते हैं तो उसका सारा वजन जो है वित्त मंत्रालय के ऊपर ही जाता है, क्योंकि हर एक चीज के लिए पैसा चाहिए, इसके लिए भी पैसा चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि इनकी डबल की मांग है, तो उसमें सोच समझ करके जैसा भी इनके साथ मीटिंग करके मुख्यमंत्री जी को मिलवा करके, और मुख्यमंत्री जी भी कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से इसमें ना कर देंगे। वो सारा कुछ सोच समझ कर जो कुछ भी कहेंगे बिल्कुल उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा। वो फैसला लें तो सही, वो फैसला लें तो सही, मेरा ये कहना है। अच्छी बात है। देखिए, यहां पर विपक्ष का भी एक अच्छा पॉजिटिव नोट पर समर्थन मिल रहा है कि हां, समाधान निकालिए, मुलाकात करिए और जो व्यवहारिक हो वो करिए। लेकिन चितरंजन साहू, अब यहां पर सवाल खड़ा होगा आप लोगों के ऊपर भी। आपसे बातचीत होने के बाद भी आपकी हड़ताल जारी है। बहुत सारे लोगों को, जनता को पता नहीं था, वो दफ्तर पहुंचने के बाद, वहां पर कई घंटे रुकने के बाद उनको आभास हुआ या बताया गया कि यहां पर तो कर्मचारी है ही नहीं, उनके काम भी पेंडिंग है। मुझे लगता है कि शायद हड़ताल खत्म करके आपकी बातचीत चलती रहे और वो काम शुरू हो जाए। दूसरा जो सवाल मैंने सैनी साहब से कहा था कि कुछ चीजें अब आप जस्ट डबल की अगर मांग कर रहे हैं तो उसका असर वित्त पर पड़ेगा, क्या कर्मचारी संघ भी तैयार है इस बात को लेकर कि हां, निगोशिएबल होगा, जो सरकार व्यवहारिक तौर पर कर सकती है उस पर आप भी सहमति बनाएंगे, या मांग आपकी एकदम सटीक है कि उतना नहीं तो उतने से कम पर कोई बात नहीं? सर, एक सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूँ आपको। जैसे क्या है, अभी ये कह रहे हैं भी स्ट्राइक से जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं। आज हमें लिखित में आश्वासन दे दो भी आपकी ये मांग हमने मान ली है, हम शाम को 5 बजे भी ऑफिस में जाके बैठने को तैयार है, हम रात दिन काम करके जनता के जो काम पेंडिंग है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी। अभी हम जनता के वो काम समय पर निपटाएं। नंबर 2 बात रही बजट वाली, और ओएसडी महोदय ने कहा भी ये पिछले 50 साल का मामला है। तो सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ भी हम पिछले 50 साल का आपसे कोई वो एरियर नहीं मांग रहे। हम कह रहे हैं जो वर्तमान जो 7th पे कमीशन चल रहा है 1/16 से, हमारी जो कार्य पद्धति है उसको आधार मानते हुए हमने जो कैलकुलेशन किया है, जो कार्य हम कर रहे हैं उसके आधार पे जो एफडी ने भी नोटिफिकेशन जारी किया है भी ये कार्य इसका है, ये कार्य इसका है, उसके आधार पे हमारा मिनिमम 35,400 बनता है। ये फिर आपने चलिए ठीक है, मान लिया कि 50 साल का आप हिसाब नहीं मांग रहे हैं, लेकिन चुनावी साल में आपके लिए याद क्यों आया, ये भी एक सवाल है ना। नहीं सर, 1 मिनट, मैं इसका भी जवाब दूंगा, पहले मेरी बात पूरी बोलिए। जो ओएसडी महोदय ने कहा भी है 1957, 1969, 1979 इन सब पे कमीशन का जिक्र कर रहे हैं। सर, एक सिंपल सा एक एग्जांपल देके बताता हूँ। एक मेरे 60 रुपए के, उस टाइम मेरे पास 60 रुपए थे, आपके पास भी 60 रुपए थे, ओएसडी महोदय के पास भी 60 रुपए थे। मेरे वाले 60 रुपए की आज जो वैल्यू है वो 19,900 है। ओएसडी महोदय आप वाले जो 60 रुपए की वैल्यू है वो आज 35,400 है। तो मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि मेरे जो 60 रुपए की वैल्यू 35,400 नहीं हुई? काम इतना बढ़ गया है। 2010-11 में सरकार ने जो ऑनलाइन पोर्टल बनाने शुरू कर दिए थे, अब भी बना रही है। सुबह पोर्टल लॉन्च होता है, शाम को उस पे काम होना शुरू हो जाता है, वो सारा हम क्लरिकल करते हैं। हमने पिछले मतलब पूरे जो टाइम है हमारी मांग चलती रही है। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा हुआ है, देखो ये मेरे पास इनका प्रिंट है, 2019 का जो घोषणा पत्र है भी कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करेंगे। इन्होंने बाकी जो कर्मचारी थे उनकी वेतन विसंगति दूर कर दी, क्लरिकल का उन्होंने नाम नहीं लिया। अब जब हम
मांग पत्र दे आए, डीसी के माध्यम से, एमएलए एमपी के माध्यम से मांग पत्र दे दिया, हमने रोष प्रदर्शन भी कर लिया, हमारी नहीं सुनी गई, तो हमारे पास दूसरा और रास्ता क्या बचता है? स्ट्राइक ही हमारे पास रास्ता था, जो हमने अपनाया है। अब सरकार पॉजिटिव होगी तो हम बिल्कुल उसके मतलब सरकार के साथ रहेंगे। सरकार हमारी मांग का रिटर्न में हमें जवाब दे दे भी हाँ आपकी ये मांग जायज है, हमने मान ली है, हम तुरंत ऑफिस में चले जाएंगे। तीसरी बात, महोदय ने बजट की बात कही, तो किसी का अधिकार सिर्फ बजट के लिए आप नहीं नकार सकते। हरियाणा का आप देख लीजिए, पर कैपिटा इनकम और बाकी जो भी चीजें हैं उनमें जो प्रदेश पूरे भारतवर्ष में कहाँ पे स्टैंड करता है। डिजिटल में भी हरियाणा पहले नंबर पे है। पहले नंबर में सिर्फ क्लर्क की वजह से है, क्लर्क सारा काम करते हैं, डिजिटाइजेशन करते हैं। तो जब उन चीजों में पहले नंबर पे है तो हमारी मांग को क्यों नकारा जा रहा है? हम सारे काम करते हैं, करते आए और करते रहेंगे। हमारी मांग है, एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक की तो 60 रुपए की वैल्यू 19,900 है और एक की 60 रुपए की वैल्यू आज 35,400 हो रही है। इतना अन्याय हमारे साथ क्यों हो रहा है? इसी चीज के लिए हम लड़ रहे हैं। अभी हमारा नेचर ऑफ वर्क तो बढ़ता गया, जबकि हमारी जो सूद है, जो पे कमीशन आए, उनमें नहीं ली गई, हमारे वर्क की समीक्षा नहीं की गई। तो आज जो हमारा वर्क ऑफ नेचर है उसके अकॉर्डिंग हमारा 35,400 बनता है और सरकार को हमने सारे तथ्य पेश कर दिए हैं। अब कल की जो वार्ता होगी उसमें क्या रहता है, उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। ठीक है जवाहर जी, देखिए जो बात चितरंजन साहू कह रहे हैं उनका कहना है कि हमने लगातार अपनी बात रखी, लेकिन जब बात नहीं सुनी गई, खुद आपके मैनिफेस्टो में बात है कि विसंगति हम दूर करेंगे और आपने किया भी कई विभागों का, तो आखिर क्लर्कों को क्यों छोड़ दिया? मजबूर होकर? आपने मजबूर किया नहीं, लेकिन वो मजबूर होकर ही सड़क पर उतरे हैं। देखिए, एक तो इन्होंने ये माना कि अनेकों विभागों की वेतन विसंख्या ठीक की गई। दूसरा, जिस पत्र का ये उल्लेख करते हैं वो पत्र विड्रॉ हो चुका है, वो पत्र अब नहीं है जिसका ये उल्लेख करते हैं, जिसके आधार पर ये बात करते हैं। फिर दूसरा, मेरे मित्र ने कहा कि हम नंबर 1 है। बिल्कुल अच्छी बात है, हम नंबर 1 है टेक्नोलॉजी के मामले में, हरियाणा के मामले में। उससे पहले तो क्लर्क थे ही नहीं पिछली सरकारों में। मेन जो आज क्लर्क है उसका शायद 80-70% क्लर्क तो हमारी सरकार में ही भर्ती हुए हैं। इससे पहले तो 20-20, 30-30 साल ऐसे विभाग थे कि एक व्यक्ति की क्लर्क की भर्ती नहीं हुई। रोडवेज का मुझे याद है, क्योंकि उस समय जब मैं फैक्ट्स देख रहा था, और अभी भी ये भी बता देंगे, टोटल शायद ये अपनी 18,000 संख्या बताते हैं, तो शायद पिछली सरकार के तो 4 ही होंगे। मेजर 2 भर्तियां तो मुझे याद है, शायद 600 की और 4-5 11,000 तो मुझे याद है कि हमारी सरकार में ही लगे हैं, और टोटल ये शायद 17-18 है। तो इसका मतलब जो ये कहते हैं कि नंबर 1 है, तो ऐसा ना कहो। मेरे कांग्रेसी मित्र बैठे हैं, हुड्डा साहब कहते रहते थे हरियाणा नंबर 1 है, हरियाणा नंबर 1 है। तब क्लर्क नहीं होते थे तो हरियाणा नंबर 1, चाहे वो किसी भी सरकार में रहा नहीं रहा, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु क्लर्क के साथ साथ उसमें हर एक हरियाणवी की भूमिका है। बिल्कुल, वो उस किसान की भी भूमिका है, वो क्लर्क की भी भूमिका होगी, तो वो सिपाही की भी भूमिका है। केवल क्लर्क के कारण ही हरियाणा हरियाणा नंबर 1 बना, मैं उससे सहमत नहीं हूं। उसमें नेताओं की भी भूमिका होगी, हमारे विपक्ष के भी नेता हो सकते हैं, हमारे पक्ष के भी नेता हो सकते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है आपको चीजों को इतना बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाना चाहिए। हम ये करें कि कल जब बैठे, खुले मन से बैठे, अच्छे मन से बैठे, जो चीज व्यवहारिक आधार पर हो सकती है, मैं कमिटमेंट कर रहा हूं इंडिया न्यूज हरियाणा पे, जो चीजें व्यवहारिक होगी, हरियाणा के हित में होगी, क्लर्क के भी हित में होगी, दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए जो बेहतर से बेहतर हरियाणा के हित और साथ में क्लर्क के हित देखते हुए जो रास्ता अपना सकते हैं वो अपनाएंगे। हम खुले मन से इनका स्वागत करते हैं। देखिए बड़ी बात कर रहे हैं जवाहर जी, हमारे मंच पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत खुले मन से और बहुत सकारात्मक तरीके से वो आश्वासन भी दे रहे हैं कि जो भी होगा अच्छा होगा और व्यवहारिक होगा, वो ज्यादा बेहतर बात है। इसमें कोई ऐसी लाग लपेट वाली बात नहीं है कि नहीं हम मुलाकात कर लेंगे, बात कर लेंगे। उनका कहना है कि बात तो करेंगे लेकिन व्यवहारिक बात जो कि जायज है वो होगी। सैनी साहब, उम्मीद करें कि समाधान निकल जाएगा। सर 1 मिनट। हाँ चलो, मैं तो ये उम्मीद रखता हूँ कि सरकार सकारात्मक रूप से बात करे और जो इनकी मांग है उसको पूरा करे। इस मामले में से हम सरकार के साथ हैं। सैनी साहब, अपनी आवाज आप एक बार अनम्यूट कर दीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। जो भी
चल रही है चलती रहेगी। ठीक है चितरंजन साहब, बहुत जल्दी से अब आपको कम से कम उम्मीद जगी है। जवाहर जी ने बहुत बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा कि भाई खुले मन से आइए, कोई नकारात्मक बात मत करिए, जो व्यवहारिक होगा उसके लिए तैयार रहिए। बिल्कुल सर, हम इस मामले में पूर्णतः आश्वस्त है। जो सर ने कहा है बिल्कुल पॉजिटिव वे में जाएंगे, पॉजिटिव सरकार रहेगी तो हो सकता है इस मांग का समाधान हो सके। लेकिन ओएसडी महोदय ने एक बात कही भी, हरियाणा को नंबर 1 बनाने में सभी का हाथ है। सर मैं इस बात में करेक्शन करना चाहूंगा कि हम कहते हैं भी डिजिटाइजेशन में जो हरियाणा नंबर 1 है वो क्लेरिकल स्टाफ की वजह से है। क्लेरिकल स्टाफ रात दिन आपके जो डिजिटल हरियाणा के जो पोर्टल बनते हैं उनको लागू करने में, धरातल पे पहुंचाने में सबसे बड़ा क्लरिकल कैटेगरी का होता है, और वो हम करते आए हैं। मैंने ये कहा था भी डिजिटाइजेशन में कभी हरियाणा रात नंबर को कभी काम नहीं कर, रात को हमने कभी काम नहीं कराया, मुझे पता नहीं कब रात को करते होंगे। आप ऑफिस टाइम में आते हैं, ऑफिस टाइम में अपना काम करते हैं, तो इसको भावनात्मक ना, ये सब सुनने में अच्छे लगते हैं पर व्यवहारिक नहीं होते। सुनने में आप अपने समय पे आते हैं, समय पे काम करते हैं। हो सकता है कि कभी कोई विषय जिसमें आधा 5 मिनट आप थोड़े से लेट भी हो गए हो, परंतु कुल मिला के जितना काम हमारे और कर्मचारी करते हैं आप भी करते हैं। आपने भी बेहतर काम किया होगा, उन्होंने भी बेहतर काम किया होगा। मैं किसी को नहीं कर रहा, पर मेरा तो उस पे विषय ना, नहीं ये वाकई व्यवहारिक बात है। जवाहर भाई जो बात कह रहे हैं बिल्कुल व्यवहारिक है कि सबका सहयोग होता है। क्लर्कों का भी जो उसमें सहयोग मिला है, बाकी लोगों का मिला। उन्होंने बड़ी बात कही कि इसमें विपक्ष के लोगों को भी उन्होंने शामिल किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने राजनीति में उनको किनारे कर दिया। चितरंजन जी सर, ये बात बिल्कुल मैं सर की बात से सहमत हूँ। लेकिन सर कह रहे हैं भी बाकी लोग भी काम करते हैं। बिल्कुल सर, सारे काम करते हैं तभी हरियाणा नंबर 1 है। हम ये चाहते हैं भी हम जो काम करते हैं हमें बस उसका दाम मिल जाए। हमने सारे तथ्य आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। जो काम कर रहे हैं उसके अनुसार हमारा जायज 35,400 बनता है। आप हमें 35,400 दे दीजिए, हम तुरंत काम पे लौट जाएंगे। हम बिल्कुल सरकार के साथ थे, सरकार के साथ हैं और इसी तरह जनता की सेवा करते रहेंगे, करते आए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। बस हमारी जो मांग है उस पर सकारात्मक फैसला लेके और हमें, चलिए उम्मीद करेंगे। जवाहर भाई ने बहुत बड़ी बात कही और उन्होंने खुद कहा कि मैं इस मन से कह रहा हूं कि सकारात्मक भाव से आप आइए, लेकिन जो व्यवहारिक होगा उसको मानने के लिए आप भी तैयार होकर ही आप आइएगा। कि ऐसा नहीं है कि चुनावी साल है तो नहीं आपने हथियार बना लिया कि नहीं ये तो होना ही चाहिए, लेकिन जो व्यवहारिक है वो करने के लिए सरकार भी तैयार है और खुद उसका लिए माध्यम बन रहे हैं जवाहर यादव। बहुत शुक्रिया जवाहर जी आपका, बिशन लाल सैनी साहब आपका, और आपका भी चितरंजन। तो फिलहाल जो क्लर्कों की हड़ताल है वो तो जारी, लेकिन उसके बीच में एक विकल्प या समाधान के तौर पर हम कह सकते हैं कि रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। अब जब कल मुलाकात होगी तो उसमें क्या बात होती है और कहां तक सहमति बन पाती है, ये देखने लायक होगा। नमस्कार।